A very good morning to all my dear friends. Welcome to Curiously Education. मैं हूं प्रशांत मावानी. आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस ऑफ 21 दिसंबर 2023. दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक. सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉजिटिव कोट सुना देता हूं, दिखा देता हूं. सेथ गोर्डिन का ये कोट है. आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग जो हैं वो इनको जानते हैं. बाय द वे, इनकी जो टाई का कलर है ना, ये पर्पल, उनकी एक किताब है द पर्पल काव. ये पर्पल काव किताब जो है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है. और सेथ गोर्डिन के द्वारा लिखी गई जो बुक्स होती हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है. तो अगर आप मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग टू बी प्रिसाइज राइट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इनकी किताब जो है वो ज़रूर पढ़िएगा. यू विल लव ऑल हिज वर्क राइट. बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ें जो हैं वो आपको इनकी बुक्स में जानने को मिलती हैं. तो वो कहते हैं लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ गिविंग पीपल ए प्लेटफॉर्म फॉर स्प्रेडिंग आइडियाज दैट वर्क. लीडरशिप का क्या मतलब होता है? ये कला है, एक ऐसी कला कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों को देते हैं जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आइडियाज होते हैं ना वो काम करना स्टार्ट करते हैं. फॉर स्प्रेडिंग आइडियाज दैट वर्क, ऐसे आइडियाज जो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो पाए, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कला जो है, दैट इज लीडरशिप. डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल पर हैं तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स राइट. सस्पेंशन स्प्री, ये जो अभी पार्लियामेंट में एमपीज को सस्पेंड किया गया है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. देन वी हैव वन आर्टिकल ऑन डिफेंस बजटिंग राइट, कि जो डिफेंस बजटिंग है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए. उसमें अगर कट डाउन इसमें होता है तो इसकी इम्पैक्ट क्या होगी, और क्या क्या चीज़ें जो है अभी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की डेफिशिएंसीज जो हैं उसके बारे में इस आर्टिकल में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो हमें पढ़ने को मिल रहे हैं. और आज का हमारा ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये इंडिया और ओमान के रिलेशनशिप के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आपको ओमान के बारे में आज की डिस्कशन में जानने को मिलेगी राइट. सो दिस आर द थ्री टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन. डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप. ये एक ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, स्टडी ग्लूज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है. 40% डिस्काउंट भी अभी इस पर चल रहा है. तो अवेल नहीं किया है तो आज ही इसको अवेल कर लीजिए, इसको परचेस कर लीजिए. और ये कोर्स जो है वो मेरे द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है. सारे लेक्चर्स जो हैं वो मैं ही डिलीवर करता हूँ इसमें. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन राइट. एक आई वुड से मीन्स मैक्सिमम टाइम जो है आज की हमारे डिस्कशन का, तो ये ओमान और इंडिया के रिलेशन पर ही हम बात करने वाले हैं. बैकग्राउंड में आप देख लीजिए ओमान का फ्लैग. यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए दिस थिंग हियर राइट. आपको ये जो खंजर नज़र आ रहा है ना, ये ओमान का एक बहुत ही ट्रेडिशनल खंजर है. इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा. क्या पता आप फ्यूचर में केबीसी में जाए और आपको ये फ्लैग दिखाया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये ओमान का फ्लैग है. हम जस्ट किडिंग राइट. ओमान सीक्स क्लोजर सिक्योरिटी पैक्ट विथ इंडिया. अब ये आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि ओमान जो है वो भारत के साथ और ज़्यादा सिक्योरिटी पैक्ट जो है वो इंक्रीज करना चाहता है. टैगलाइन जो है इसकी देखिए, दुख्म पोर्ट ओवरलुक्स द गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी. दुख्म पोर्ट एक ऐसी जगह है, तो ये एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट है. यहाँ से आप गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी जो है इस पर नज़र रख सकते हैं. और इसी के साथ साथ जो चाइना है, चाइना की जो पीएलए नेवी है, तो इनकी एक्टिविटी इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है. तो इस पर भी नज़र रखने का काम जो है वो ओमान से भारत कर सकता है राइट. अब आप में से कुछ लोगों को ओमान के बारे में पता होगा कि ओमान कहाँ पर है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो लेट्स स्टार्ट विद द मैप राइट. तो एज यू कैन सी, ये ओमान जो है ये एक खाड़ी का देश है या फिर गल्फ रीजन का एक देश है. इसको ऑफिशियली मीन्स इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो राइट वर्ड है दैट इज वेस्ट एशिया राइट. लेकिन अगर आप बीबीसी या फिर सीएनएन देखेंगे तो इस क्षेत्र को मिडल ईस्ट नाम से बुलाया जाता है. ये पूरा रीजन जो है इसको मिडिल ईस्ट. तो ये दोनों वर्ड्स जो है वो राइट है. ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है, ये यूएसए यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है मिडिल ईस्ट. अगर आप मिडिल ईस्ट कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क कट हो जाएंगे राइट. इट्स नथिंग लाइक दैट. लेकिन जनरली ये दोनों शब्दों जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है इस क्षेत्र के लिए. अब
यहाँ पर देखिए आप, सऊदी अरेबिया है, यूएई, एज यू कैन सी, दुबई यहाँ पर है, अबू धाबी, राइट, ये ईरान आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा ज़रूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यमन। यमन और ओमान के बीच में एक बॉर्डर है, ये यमन है, और ये वाला देश जो है आप देख रहे हैं, दिस इज ओमान, राइट, ये ओमान है। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा टुकड़ा ओमान का यहाँ पर भी है। तो ये है ओमान, यहाँ पर है अरेबियन सी, और अरेबियन सी में फिर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, इंडिया, इंडिया का वेस्ट कोस्ट, राइट, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, और हमारे लक्षद्वीप के आइलैंड्स जो हैं, तो ये सारे आपको अरेबियन सी में देखने को मिलते हैं, ये सारे स्टेट्स और हमारी लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। ओमान जो है इसका कैपिटल है मस्कत, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छी तरीके से जूम करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से, ये ईरान है और यहां पर ओमान है, ठीक है, ये ओमान का एक टुकड़ा है। ओमान और ईरान के बीच में क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हमने इससे पहले काफ़ी सारी डिस्कशंस की हैं, याद है ना आपको, तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इट्स लाइक एन एंट्री एग्जिट गेट। अगर आपको अरेबियन सी से पर्शियन गल्फ में जाना है या फिर पर्शियन गल्फ से बाहर निकलना है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आपको निकलना पड़ेगा, राइट। और ये ईरान के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ये रहा मस्कत। मस्कत जो है वो काफ़ी फेमस है, खास करके गुजरात में, और गुजरात में भी स्पेसिफिकली बात करूं तो मेरा जो होम टाउन है, आप जानते हैं कि आई लिव इन राजकोट, राजकोट शहर है, लेकिन जो मेरा होम टाउन है दैट इज़ गोंडल। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है राजकोट से। तो हमारा मीन्स मेरा जन्म यहाँ पर हुआ, एंड 21-22 साल तक मैं गोंडल में ही रहा। तो ये जो हमारा गोंडल है ना, तो ऐसा है कि गोंडल की हिस्ट्री भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप गोंडल के राजाओं के बारे में जानेंगे, जो हमारे भगवत सिंह जी थे, तो कभी वक्त मिले तो सर्च कीजिएगा गोंडल के बारे में, यू विल फाइंड, यू विल बी अमेज्ड कि उस समय पर भारत के सबसे बेस्ट अगर कोई रजवाड़ों में आते हैं तो ये आज भी उनका नाम लिया जाता है। इनको हम भगा बापा कहते हैं, या फिर भगवत सिंह जी आप लिखेंगे तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स अबाउट इट। तो गोंडल वॉज वेरी फेमस बैक देन। बट एनीवेज, जो गोंडल की मैं बात कर रहा हूँ, मस्कत का जो कनेक्शन है वो ये है कि मस्कत जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मस्कत फार्मेसी इसको कहा जाता है। और हमारे होम टाउन के तो बहुत सारे लोग, मेरा एक क्लासमेट है, राइट, बचपन से हम साथ में पढ़े, ही इज़ ऑल्सो लिविंग देयर। उनके पिताजी वहाँ पर रहते थे और ही वो स्टडिंग हियर। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, राइट। तो मस्कत फार्मेसी इज़ वेरी वेरी फेमस इन खास करके गुजरात, और गुजरात में भी पर्टिकुलरली राजकोट के आसपास के एरिया में तो बहुत फेमस है। अब देखिए यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान, ये रहा गल्फ ऑफ ओमान। हमने देखा ना टैगलाइन में, याद है ना आपको, गल्फ ऑफ ओमान, और क्या दूसरी चीज देखी थी हमने, याद कीजिए, अरेबियन सी, राइट। तो देखिए यहाँ पर दिस इज अ बॉर्डर बिटवीन यूएई एंड ओमान। यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है ये पर्टिकुलर देश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो निकलती है यहाँ से, ओमान से, एज यू कैन सी, राइट। मस्कत जो है तो बराबर उसके पास से ही, या फिर मस्कत जो है वो सिटी से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, तो एज यू कैन सी हियर, राइट। अब थोड़ा नीचे की तरफ आगे बढ़े तो दिस इज अरेबियन सी हियर, और यहाँ पर देखिए जो दुक्म पोर्ट की हम बात कर रहे हैं दैट इज लोकेटेड हियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, इसके ऊपर से आपको प्रश्न भी इजीली पूछा जा सकता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, दुक्म जो है वो कहाँ पर है, इट इज़ इन ओमान। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज यमन हियर, राइट। और यहाँ से थोड़ा नीचे आप जाएंगे आगे तो यू विल एंटर इनटू गल्फ ऑफ एडन। जो एडन है ये यमन का एक शहर है, तो उसके ऊपर से नाम है एडन। तो आपकी स्क्रीन पर जो देख सकते हैं आपको पता चल गया होगा कि ये वहाँ के राजा होंगे। जी हाँ, ये सुल्तान है ओमान के, और इनका नाम है हैथम बिन तारिक, राइट। हैथम बिन तारिक साहब जो हैं वो लास्ट वीक भारत की यात्रा पर आए थे, एंड दिस इज द रीजन कि हम आज ओमान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। और ये उनकी पहली ट्रिप थी, व्हेन मींस ही टुक ओवर ओमान। ओमान के सुल्तान वो बने
जनवरी 2020 में। और जैसे ही सुल्तान बने तो फिर कोविड आ गया, तो उन्होंने बहुत ही स्टार्टिंग में ही बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस किए। जस्ट इमेजिन कि आप अभी किसी देश के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर बने हैं या फिर सुल्तान बने हैं और फिर एक इतनी बड़ी क्राइसिस आ जाती है। तो ये जो तारिक साहब हैं, तो वो जैसे ही जनवरी 2020 में वो उन्होंने एज ए सुल्तान की पोस्ट संभाली, तो उसके बाद ये पहली उनकी विजिट है हमारे देश भारत में, क्योंकि उनके जो प्रीडिसेसर हैं काबूस बिन साइद, तो उनका निधन हुआ, तो उसके बाद ये जो हैतम बिन तारिक हैं वो सुल्तान बने। और ये जो काबूस साहब हैं वो 1997 में भारत आए थे। तो ये चीज़ों के बारे में या फिर ये जो डेट्स हैं उस पर हम इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं कि सोचिए 1997 में काबूस साहब यहाँ पर आए थे, सुल्तान ऑफ ओमान यहाँ पर आए थे। उसके बाद एक लंबे समय तक कोई विजिट नहीं हुई। रिलेशंस अच्छे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी अच्छा आज आप देखेंगे, लेकिन 2020 में ये नए सुल्तान आए, उसकी पहली विजिट अभी लास्ट वीक हुई। एंड दिस इज द रीज़न कि इंडिया और ओमान के बीच में चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट बन चुका है। दोनों देशों ने अभी इस विजिट में 6 एग्रीमेंट्स जो हैं उस पर साइन की एरियाज़ के एग्रीमेंट्स है। इसी के साथ एक जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट जो है वो भी साइन किया है। इसका नाम है ए पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर। और ओमान जो है उसका विजन 2040 है, तो 2040 तक ओमान एक डेवलप्ड देश बनना चाहता है। हमारा देश जो है ये विजन ऑफ अमृतकाल लेकर चल रहा है। तो दोनों देश जो है वो 40s के आसपास, हमारा देश का टारगेट क्या है 2047, राइट। 100 साल आज़ादी के हैं, उससे पहले हमारा देश डेवलप्ड कैटेगरी में आ जाना चाहिए। और ओमान जो है वो 2040 तक डेवलप्ड देश बनना चाहता है। तो ये जो ए पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर, ये जो एक डॉक्यूमेंट है ना, तो ये एक प्रकार की सिनर्जी दोनों देशों के बीच में क्रिएट करता है। There was a progress in the talks on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. क्या है ये Comprehensive Economic Partnership Agreement? अगर आप मेरे वीडियोस देखते आए हैं तो आपको पता होगा वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी यूएई के साथ भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फ्री ट्रेड में क्या होता है कि आप, यानी कि इंडिया और योमान, नॉट योमान, येमेन, राइट, इंडिया और ओमान दोनों जो है, मीन्स इंडिया यूएई के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उसमें क्या हुआ, या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जनरली क्या होता है कि जो सामान हम बेचते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है, राइट। जनरली 90% 95% जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उन पर इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगती है। तो इट्स लाइक कि आप गुजरात में सामान बना रहे हैं और महाराष्ट्र भेज रहे हैं, तो वैसी चीज़ हो जाएगी, राइट। तो दो देशों के बीच में व्यापार की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब बिजनेस बढ़ता है तो लोगों का ट्रैवलिंग बढ़ता है, शादियां होती हैं, रिलेशंस डेवलप होते हैं, सो मेनी थिंग्स, राइट। कल्चर जो है वो एक्सचेंज होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, इस पर जो बातचीत है, तो इसमें एक प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिला है। बायलैटरल व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो 2021-22 में इट वॉज 9.98 बिलियन, 22-23 में ये 12.388 बिलियन डॉलर हो गया। तो इसमें एक 24% का उछाल जो है वो हमें देखने को मिला है, विच इज़ ए गुड थिंग। ऑफ कोर्स 24% इज़ अ वेरी गुड नंबर। 6,000 से ज़्यादा इंडिया ओमान जॉइंट वेंचर कंपनीज जो हैं वो ओमान में काम करती हैं, और एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो है ये 7.5 बिलियन डॉलर्स का है। जो ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड जो है, तो इसका 300 मिलियन डॉलर का ये तीसरा ट्रेंच जो है ये भी अनाउंस किया गया। ये पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे, राइट, इंडिया ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा, ऑफ कोर्स। और ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ओमान में अक्टूबर 2020 से जो रुपए डेबिट कार्ड हैं वो चल रहा है। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू ओमान, राइट, तो याद रखिए कि आपका रुपए डेबिट कार्ड जो है वो वहाँ पर भी चलेगा, ठीक है। ओमान लुक्स टू इंडिया फॉर एनहेंसिंग इट्स सिक्योरिटी। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि आज का जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका मेन जो नाम है वो ही सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ओमान को देखा ना आपने कहाँ पर लोकेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया में लोकेटेड है। बाजू में येमन है, येमन में 2011 से युद्ध जैसी सिचुएशन चल रही है। और हमने देखा अरेबियन सी वाला जो पानी का क्षेत्र है, तो नीचे थोड़ा आप जाएंगे तो यू विल फाइंड सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो यहाँ से बिल्कुल दूर नहीं है। तो सी पायरेसी और टेररिज्म,
ये दो चीज़ जो हैं इसके कांस्टेंट खतरे ओमान को फेस करने पड़ रहे हैं। ओमान की अगर हम बात करें तो ये पहला ऐसा देश बना इस क्षेत्र में, 2005 की बात है, जब इंडिया ने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो अगर किसी इस क्षेत्र वाले देश के साथ साइन किया है तो दैट इज ओमान। दूसरी चीज, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों जो हैं वो ओमान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। इसमें भी पहला ऐसा गल्फ कंट्री जिसके साथ हमारी तीनों विंग्स डिफेंस की अगर एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की तो दैट वाज विद ओमान, राइट। दूसरी चीज, ओमानी मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम भारत करता है, और नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है तो यहां पर इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ऑलरेडी एज यू कैन सी कि सिक्योरिटी का बेस जो है दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा रॉक सॉलिड है। दोनों देशों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है वो साइन किया, और इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जो समंदर के अंदर जो शिप्स होती हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पेट्रोलिंग भी किया जाता है। और जॉइंट मैरीटाइम कमेटी जो है तो इसकी फर्स्ट मीटिंग 23 फरवरी 2022 को हुई। 2012-13 से अगर आप देखेंगे तो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो हैं वो गल्फ ऑफ ओमान में हमारी इंडियन नेवी जो है वो करती आई है, राइट। 2012-13 से तो एक दशक से ज़्यादा हो चुका है। और हमारे जो इंडिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं तो उनको भी ओवरफ्लाइट या फिर ट्रांजिट की परमिशन जो है वो ओमान अलाउ करता है। पर्शियन गल्फ क्राइसिस जब हुई थी 2019 में, तो उस समय पर हमारी जो शिप्स हैं तो इनके सेफ पैसेज के लिए भारत ने ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाम है, ऑपरेशन संकल्प। पर्शियन गल्फ क्राइसिस जून 2019 में हुई थी। तो उस समय पर जो सामान होता है, जो इंडियन फ्लैग्ड शिप्स होती है, चाहे वो ऑयल टैंकर्स हों, चाहे सामान वाली शिप हो, मर्चेंट नेवी की जो शिप्स होती है, तो उनको कोस्ट ऑफ ओमान जो है मीन्स पर्शियन गल्फ में और ये कोस्ट ऑफ ओमान में सेफ पैसेज के लिए इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, राइट। दुक्म पोर्ट को लेकर दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो ओमान की यात्रा पर गए थे, और उस समय पर यह तो हुआ कि ये यहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएगी, और ऑपरेशनल टर्न राउंड, यानी कि हमारी इंडियन नेवी शिप्स जो हैं तो वहाँ पर जाती है तो उनको थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको दुक्म पोर्ट पर मिल जाएगी। एंड दिस प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये दुक्म पोर्ट वाला एग्रीमेंट जो है ना, तो इंडियन नेवी को यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि एक शुरुआत जो है वो हो चुकी है। वो हमारा एक ऐसा पॉइंट है दुक्म पोर्ट जहाँ पर हम जा सकते हैं, हमारी नेवी जो है वहाँ पर इजीली जा सकती है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है दुक्म पोर्ट से, आपने देखा ना कि गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी जो हैं, और ख़ास करके चाबहार पोर्ट्स भी इससे इतना खास दूर नहीं है। तो भारत के जो भी इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में, तो इस पर भारत अच्छी तरीके से नज़र रख सकता है। इसी के साथ साथ ये भी देखा हमने, टैगलाइन में था कि चाइनीज़ पीएलए नेवी की एक्टिविटी यहाँ पर जो तो हैं, तो इस पर एक बहुत ही डिस्क्रीट तरीके से, बहुत ही चुपके से हम यहाँ पर इन पर नज़र भी रख सकते हैं। ओमान जो है वो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और वेपन सिस्टम्स के साथ कोऑपरेशन करते आया है। 2010 में इट वाज द फर्स्ट नेशन टू परचेज इंसास असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम इंडिया। इसी के साथ साथ एम्यूनेशन, आर्टिलरी गन, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके विश लिस्ट में रहती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है ये की एलिमेंट है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि टेरर फंडिंग पर नज़र रखने के लिए दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, ओमान जो है वो येमन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और दोफार रीजन जो है ये बॉर्डर वाला रीजन, तो इस बॉर्डर वाले रीजन में एक लंबे समय से ओमान जो है वो एक प्रोजेक्ट चला रहा है, फेंसिंग का प्रोजेक्ट। और ये फेंसिंग का प्रोजेक्ट जो है ये EPIL यानी कि एक भारत की कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, तो इसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है फेज़ 1 और फेज़ 2। तो बहुत सारी जगहों पर इंडिया और ओमान के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट, व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। दूसरी साइड अगर हम देखें तो सुल्तान काबूस जो थे, उनके ग्रैंडफादर सुल्तान तैमूर बिन फैजल, उन्होंने 3 दशक भारत में गुजारे। जब 1932 को उनका पावर जो है वो एब्डिकेट किया गया है उनको, तो फिर वो 3 दशक तक भारत में रहे, और उनका जो मकबरा है वो मुंबई में है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। दूसरी चीज़, जो अजमेर की मायो कॉलेज हैं, तो सुल्तान सईद बिन तैमूर जो है वो यहाँ पर, उनके सुल्तान काबूस के जो पिताजी हैं, राइट, तो वो यहाँ पर हमारी जो अजमेर में मायो कॉलेज है वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की,
और वो स्टूडेंट थे शंकर दयाल शर्मा साहब के। शंकर दयाल शर्मा साहब फिर हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने। तो इतने डीप रूटेड रिलेशंस रहे हैं। और इसी के साथ हमारे देश के, जैसे मैंने आपको फैमिलीज के बारे में बताया ना कि डीप रूटेड हैं, हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर रहते हैं, सेंचुरीज से रहते हैं, राइट। और आप इतिहास में पीछे चले जाएंगे तो एंशियंट टाइम में भी भारत का ट्रेड और व्यापार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओमान के साथ होती आई हैं। और जो फैमिलीज वहाँ पर सेटल हुए तो वहाँ की सरकार ने हमारे देश के जो लोग हैं उनके जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, तो उन पर किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। वहाँ पर 2 हिंदू मंदिर भी हैं। एक मंदिर जो है ये तो सदियों पुराना मंदिर है, चर्चेस हैं, गुरुद्वारा है, राइट। और गुजरात और मस्कत जो हैं तो इनके बीच में ये जो मर्चेंट्स हैं तो इनकी कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ सालों पहले मैं गया था ये जगह पर, ये मांडवी एक जगह है, कच्छ में है, और मांडवी पोर्ट इज़ वेरी फेमस। और जो वास्को डी गामा था ना, तो उसको जो साउथ अफ्रीका में जो एक ट्रैवलर मिला था इंडिया का, तो वो भी मांडवी का ही था। तो मांडवी जो है वो शिप बिल्डिंग के लिए काफ़ी फेमस है, राइट। तो अभी 25-26 में ऐसा है कि जो मांडवी की जो कुछ पुरानी शिप्स हैं तो फिर से उनको रिक्रिएट करने की, तो इस प्रकार से इतिहास को रिक्रिएट करने की बात है। और G20 में एक ख़ास गेस्ट के तौर पर भारत ने इनवाइट किया था ओमान को। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें दोनों देशों का किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो, डाइवर्जेंस हो। और ओमान जो है वो भारत के लिए वेस्ट एशिया का एक गेटवे भी है। तो बहुत ही अच्छा दोस्त हैं, अच्छा पार्टनर हैं, सिक्योरिटी स्पेयर में भी एक बहुत ही अच्छा मित्र देश है हमारा, राइट। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ओमान एक ऐसा देश है जो ये दिखाता है, मीन्स ये चीज़ प्रूव करता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान, फिर देयर आर फ्यू कंट्रीज, राइट, जो बहुत ही डर्टी गेम्स खेलते हैं। और फिर नाम जो है वो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका नाम जो है वो ख़राब हो जाता है। इसमें टर्की हैं, पाकिस्तान, मलेशिया एज वेल। कई बार मलेशिया के स्टेटमेंट्स भी इस प्रकार के रहते हैं, राइट। और दूसरे भी देश हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, बट देयर आर सो मेनी कंट्रीज। और ये सारे देश जो है ना ये OIC के भी मेंबर्स हैं। तो जनरली लोगों को ये लगता है कि सारे के सारे जो इस प्रकार के देश हैं, या तो वहाँ पर राजाशाही हैं, या तो वहाँ पर एक बहुत ही कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, ऐसा दूर से लगता है। लेकिन जब हम के डेप्थ में जाएं, कुछ ऐसे देश हैं डेफिनेटली, ये टर्की, पाकिस्तान है, मलेशिया हैं, देन यू हैव ईरान है, राइट। फिर सऊदी जो था तो उसमें बहुत बड़े बदलाव अब देखने को मिले हैं। सऊदी जो है वो पहले बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ही ट्रेडिशनल हुआ करता था, लेकिन अब समय के साथ जो है सऊदी में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। वी नो UAE जो है वो उसमें तो काफ़ी सारे बदलाव जो है वो हमें देखने को मिले हैं। तो मीन्स दिस आर कंट्रीज लाइक ओमान जो है वो ये दिखाते हैं कि मीन्स अच्छे देश हैं, अच्छे लोग हैं, राइट। और इन जनरल लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। पीपल लाइक पीस, पीपल लव ट्रैंक्विलिटी, राइट। लोग जो हैं वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं और जो जीवन है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो सीरिया में, इराक में जो जिहाद विहाद और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारे बड़े बड़े प्रोपोगेंडा है। जितना जल्दी ह्यूमैनिटी ये चीज़ को समझ जाए उतना हम सभी के लिए अच्छा होगा। तो ओमान जो है इट्स ए nation, means I would say it's a lighthouse for the whole world when it comes to this sort of thing, when it comes to humanity. तो अच्छी बात है। तो चलो अब दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। सस्पेंशन स्प्री, राइट, दिस वन, गवर्नमेंट मस्ट रीच आउट टू द ऑपोजिशन। देखिए अभी 141 ऑपोजिशन MPs जो हैं उनको सस्पेंड किया गया, राइट। लास्ट थर्सडे 14 MPs को सस्पेंड किया गया था। मंडे की बात करें तो 78, ट्यूसडे को 49। तो ये जो चीज़ है ना, इसकी वजह से डेफिनेटली वी कैन क्लियरली से कि डेमोक्रेसी जो है वो डेफिनेटली एक शॉक में है, चौक होल्ड में है। कांग्रेस जो है पार्टी, उसने सरकार पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि सरकार ने ये पर्ज शब्द का इस्तेमाल किया है, कि ये पर्ज जो किया है उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि सरकार जो है वो धड़ाधड़ ऐसे ड्रैकोनियन बिल्स जो हैं वो पास करना चाहती है और डिबेट के बिना। और ये बात तो हमने कुछ दिनों पहले भी देखी थी, राइट, कि
अब जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं या फिर जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, तो उनको जो बिल्स जो है वो रेफरेंस के लिए दिए जाते थे, तो उसमें भी एक गिरावट देखने को मिली है। क्लियरली डिस्कशन डिबेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर नहीं हो रही है। किसान लॉज के बारे में भी हमने इससे पहले डिस्कशन की थी, राइट। और अभी ये जो इश्यू स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ 13 दिसंबर जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, तो इस वजह से जो अपोजिशन है वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये हुआ कैसे, आप बताइए। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी इस सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में ये कहा है कि ये अपने आप में एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट है, राइट। और ओपोजिशन जो है वो चाहते हैं कि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं तो वो क्लैरिफाई करें, वो हाउस में ये बताया, पूरे देश को बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कहाँ पर गलती हो गई, कहाँ पर चूक हो गई, एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन ये चीज़ जो है वो सरकार नहीं कर रही है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं डिस्कोर्डेंट का मतलब ये है कि कोई नेगोशिएशंस, कोई बातचीत जो है वो और ज़्यादा बिगाड़ दे, आपने कोई ऐसी बात बता दी। तो ऐसा एक डिस्कोर्डेंट नोट उन्होंने कहा, एक बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्टिंग एमपीज जो है ना, ये बेसिकली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जो हिंदी हार्टलैंड में अभी असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं जिसमें बीजेपी की जीत हुई है, तो इसकी वजह से ऑपोजिशन वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो इस स्टेटमेंट की वजह से चीज़ें जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। और डेफिनेटली ये तो है कि गवर्नमेंट जो है उसको एक्सप्लेनेशन तो देना ही पड़ेगा, पूरे देश को ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि कहाँ पर लैप्सेस हुए थे। दूसरी चीज़ दोस्तों कि अगर इसी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा जो हैं वो एडजर्न किए जाएंगे, बार बार विंटर सेशन में इस प्रकार के एडजर्नमेंट्स होंगे, तो विंटर सेशन जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। विंटर सेशन में कोई बिजनेस ही नहीं होगा, राइट। एंड वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि डायलॉग और डिबेट ये पॉलिटिकल पार्टीज को तब पता चलेगी, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी हमारे एमपीज हैं वो सारे के सारे हमारे ही देश के लोगों ने उनको वोट देकर वहाँ पर भेजा है। तो हम सबको हमारे एमपीज जो हैं, एमएलएज जो हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर डायलॉग करना है, आपको डिस्कशन करनी है, डिबेट करनी है, राइट। और डिसेंट भी हो सके तो डू द डिसेंट इज वेल, लेकिन एटलीस्ट मेक श्योर कि जो हमारी पार्लियामेंट है, अब हमने नई बिल्डिंग भी बनाई है, राइट, न्यू बिल्डिंग भी आ चुकी है पार्लियामेंट की। तो चाहे पुरानी बिल्डिंग हो, नई बिल्डिंग हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो जगह है, इसका हम राइट इस्तेमाल करें। जब 13 दिसंबर को जब हमला हुआ था, राइट, तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, सारे न्यूज़पेपर्स में अलग अलग आर्टिकल्स में क्या आ रहा था कि हमारी डेमोक्रेसी का जो मंदिर है, हमारी डेमोक्रेसी का जो टेम्पल है, दैट इज आवर पार्लियामेंट, तो इस पर आपने अटैक किया, दिस इज द सोल ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो ये बात भी सच है, ये टेम्पल वाली बात भी सच है, सोल वाली बात भी सच है कि हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा है हमारी पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग जो हैं उनको भी ये समझना चाहिए ना कि ये आत्मा, ये टेम्पल जो है, उसका रिस्पेक्ट, अगर रियल रिस्पेक्ट हम करते हैं तो इसका जो बिजनेस है, व्हेन आई से बिजनेस आई मीन टू से कि लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको हम हर एक एमपी, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, हर एक एमपी अगर अपना धर्म समझकर, एक ऐसी चीज़ जिसके साथ किसी भी प्रकार का आप लेट गो नहीं कर सकते, एक ऐसी चीज़ जिसमें आप किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अगर ऐसे पैशंस हैं यहाँ पर, अगर लोग एंगेज होंगे, तो फिर जस्ट इमेजिन कि हमारा देश जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि हमारे देश के सारे फैसले जो हैं वो इन्हीं दो जगहों पर लिए जाते हैं, isn't it? So that's why this is not healthy. अब बात करते हैं दोस्तों इंडियाज डिफेंस बजटिंग एंड द पॉइंट ऑफ डिटरेंस के बारे में। To have India's defense budget and national security goals examined through the prism of electoral imperatives would be unprofessional. देखिए, अभी 2007 में $10 बिलियन की एक डील हुई थी। इसमें मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA को खरीदने की बात थी, राइट, इंडियन एयरफोर्स के लिए। और ये जो डील है ना, इसको मदर ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट कहा जाता था, क्योंकि इतनी बड़ी डील जो है वो भारत ने कभी भी इससे पहले नहीं की थी। इट वॉज $10 बिलियन डील बैक इन 2007। लेकिन एक दशक के बाद क्या हुआ, फाइनली हमने क्या किया, हमने 36 रफाल फाइटर जेट्स जो हैं वो खरीदे।
रिक्वायरमेंट जो है वो 126 की थी, लेकिन हमने 36 करे थे, एंड दैट वाज आल्सो अ बिग अचीवमेंट. इनफैक्ट ये अपने आप में बिग अचीवमेंट ही है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बार बार हमारी जो इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग जो चीफ्स हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने ये चिंता व्यक्त की है कि हमारी जो स्क्वाड्रन है ना, ये स्क्वाड्रन ड्रॉप हो रही है. हमारे पास कितनी स्क्वाड्रन्स होने चाहिए? 42 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए. हमारे पास अभी 30 स्क्वाड्रन्स है राइट ना. अभी आंकड़ा जो है वो ड्रॉप होता जा रहा है. बहुत सारे हमारे फाइटर जेट्स जो हैं वो रिटायर होने लगे हैं, वो दे आर गेटिंग ओल्ड नाउ. और अभी जो करंट हमारे आईएएफ के चीफ हैं, इंडियन एयरफोर्स के चीफ, उन्होंने बताया है कि 35 स्क्वाड्रन्स तक पहुंचने के लिए आने वाले 10 साल लग जाएंगे. अभी 42 तक पहुंचना तो यू कैन इमेजिन कि और 10-15 साल, मीन्स इसके ऊपर 25 साल के बाद शायद वहां पर हम पहुंचेंगे. तो अगर हमारे पास पर्याप्त एयरक्राफ्ट नहीं है, अगर हमारे पास राइट रिसोर्सेस नहीं है, तो हमारी एयरफोर्स जो है वो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी तो आपको चाहिए ही चाहिए. अगर वो नहीं है, दैट मीन्स कि आप सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. सेम थिंग गोज विद आवर इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी एज वेल. यहां पर भी आपको बहुत बड़ी डेफिशिएंसीज जो है वो देखने को मिलेगी. अब इस आर्टिकल में जो राइटर हैं, उन्होंने यही चिंता व्यक्त की है कि अभी बजट 24-25 वाला जो बजट, जो नेक्स्ट ईयर का बजट आएगा, तो इसमें डिफेंस का जो एलोकेशन है वो कम हो सकता है. पता है क्यों? क्योंकि देश जो है, पॉलिटिशियंस जो हैं, वो इलेक्शन के मोड में चले जाएंगे. और इलेक्शन के मोड में क्या होगा कि फ्रीबीज जो हैं वो लोगों के, रेवड़ियाँ जिनको हम कहते हैं ना, तो ये लोगों को मीन्स लोगों में रेवड़ियाँ बांटने के चक्कर में वो फिर डिफेंस के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे. और अगर ये चीज़ होती है तो हमारा डिटेरेंस का जो पोस्चर है वो प्रभावित होगा, और हमारी डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस जो है वो भी इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है. क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब भारत के साथ जब भी फ्यूचर में, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ बनती है तो पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साथ हमारे सामने आएंगे, जिसको हम कहते हैं 2 स्टेट वॉर, या फिर आप कह सकते हैं 2 फ्रंट वॉर, कि दोनों पाकिस्तान और चाइना एक साथ भारत पर हमला कर दे. क्योंकि ये दोनों तो बहुत ही अच्छे मित्र देश हैं राइट. और इन दोनों का एक कॉमन एनिमी है, दैट इज आवर कंट्री इंडिया. और पहले क्या हुआ करता था कि अभी तक की जो प्लानिंग थी, लेट्स से कि 2021 तक का आप समझ लीजिए कि लोगों को यही लग रहा था, इनफैक्ट 2022 टू बी प्रिसाइज, फेब 2022 टू बी प्रिसाइज, तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध की शुरुआत हुई, उससे पहले यह लगता था कि अगर कहीं पर भी युद्ध होगा तो कुछ हफ्तों तक होगा. कुछ समय पहले की बात है, लॉकडाउन के टाइम पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था, तो कुछ 1-2 हफ्ते तक चला और सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो गई. इजराइल और गाज़ा पहले भी आप 2000 के समय में देखेंगे, लेट 2000 में भी इस प्रकार की चीज़ें हुई थी, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई. लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी युद्ध चल रहा है ना, लगभग आप समझ लीजिए 22 महीने हो चुके हैं, 22 मंथ्स, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन. तो इंडियन मिलिट्री जो हैं, उनके जो प्लानर्स हैं, उनको पता चल गया है कि पहले जो शॉर्ट शार्प कॉन्फ्लिक्ट होते थे, अब उस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे. जो लॉजिस्टिक्स की डिज़ाइन थी, इट वाज 10I, ये यहाँ पर I-10 की बात नहीं हो रही है, 10I यानी कि 10 days इंटेंस वॉर. अब ये जो है ये 40 days इंटेंस वॉर सिनारियो हो गया है, और उसके बाद भी युद्ध जो है वो चलता रहेगा. तो यू नीड ऑल दोज रिसोर्सेस, आपको वो सारी चीज़ें चाहिए. उसके लिए चाहिए कि आपके पास पर्याप्त फंड हो. अब टेक्नोलॉजिकली मॉडर्न भी आपको रहना पड़ेगा. इंग्लैंड और फ्रांस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, मैंने आपके साथ तो शेयर की थी आई थिंक कुछ सालों पहले, बट एनीवेज नॉट गोइंग इनटू द कहानी. इट वाज अबाउट कि कैसे इंग्लैंड के पास थोड़ी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी थी, तो इसकी वजह से वो चीज़ें जो है वो जीत गए. वो जो चीज़ें इन द सेंस जो युद्ध था वो एक जीत गए. तो ये कोई भी आर्मी जो होती है, तो या फिर कोई भी जो मिलिट्री होती है, कोई भी देश जो होता है, उसकी आर्म्ड फोर्सेस जितनी टेक्नोलॉजिकली मॉडर्न रहेगी, उतना उसको, मीन्स ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप टेक्नोलॉजिकली मीन्स आगे हैं तो आप जीत ही जाएंगे, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजिकली थोड़े सुपीरियर हैं तो आपको चांस रहता है राइट. आपका एक अपर हैंड डेफिनेटली रहता है. अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि लोकल डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही स्मार्टली चलना पड़ेगा. जहाँ पर हमें इंपोर्ट्स करना पड़े वहाँ पर इंपोर्ट्स, और जहाँ पर इंडिजिनियस प्रोडक्शन कर सके वहाँ पर हमें इंडिजिनियस प्रोडक्शन करते हुए
आगे बढ़ना पड़ेगा. दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव नाउ. और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने 23-24 में मांगे थे 176,346 करोड़, उनको मिले 162,600 करोड़. तो 13,746 करोड़ का एक कमी जो है वो उनको, मीन्स इतने पैसे जो हैं उनको कम दिए गए. रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसमें भी हम उतने कोई ख़ास आगे नहीं हैं. हमारा रैंक जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 53rd रैंक था हमारा. और एज वी नो कि चाइना काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव अलग अलग देशों के साथ करने लगा है. फॉर एग्जांपल जापान जो है उसको अपना बजट, डिफेंस बजट डबल करना पड़ा. यूएसए को ताइवान में जो मिलिट्री है, जो उनकी डिफेंस सिस्टम है, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ी बिकॉज ऑफ चाइना. और साउथ कोरिया और जापान जो है ना, उनके बीच में भी कोई अच्छे रिलेशन नहीं होते थे, लेकिन चाइना की वजह से यूएसए, साउथ कोरिया और जापान के बीच में भी अब एक ट्रायंगल बन चुका है. ये तीनों देश जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं. वैसे इनमें कॉमन जो है दैट इज़ यूएसए. तो यूएसए जापान का भी अच्छा दोस्त है, साउथ कोरिया का भी अच्छा दोस्त है, लेकिन ये दोनों अच्छे दोस्त नहीं थे. लेकिन अब इनको मिलकर काम करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ चाइना. तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं एज यू कैन सी. तो वी कैन नॉट पुरानी ट्रिक्स जो है वो अब यहाँ पर नहीं चलेगी. वी हैव टू फाइंड ए न्यू वे. और इसमें डिफेंस का जो बजट है, इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जा सकता, खास करके इलेक्शंस की वजह से. तो आई होप हमारी सरकार, हमारे एमपीज़, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे. एंड आई एम श्योर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं मिलिट्री में, जो काम करने वाले लोग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले, तो वो भी एनवलप को काफ़ी पुश करेंगे. वो भी उतना कोई इजीली सरकार को ऐसा नहीं छोड़ेंगे. अपनी जो रिक्वायरमेंट है, देश की सुरक्षा जो है, तो उसकी चिंता सबसे ज़्यादा तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लोगों को है. तो आई एम श्योर दे विल ऑल्सो ट्राई देयर बेस्ट टू गेट एज मच एज दे कैन. जो भी रिक्वायर्ड है उतना डिमांड ज़रूर करेंगे. And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support, and I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.